नमस्कार। आज रविवार है और आज मेरे साथ आपकी चर्चा का जो विषय है वो है वर्ग निर्माण और आरक्षण। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वर्गों का निर्माण किन किन बेसिस पर होता है। तो एक तो वर्गों का निर्माण होता है लोगों की प्रवृत्ति के बेसिस पर। तो हमेशा से ही मतलब आप कभी का भी टाइम उठाकर अगर देखेंगे तो दो तरीके के लोग तो हमेशा से थे। पहले हम उनको देव या असुर बोलते थे, कभी हम उनको अपराधी या गैर अपराधी जो लोग होते हैं वो बोल सकते हैं, जो या फिर हम उनको बोल सकते हैं अच्छे या बुरे लोग। तो ये दो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो तो हमेशा ही समाज में एग्जिस्टिंग रहे हैं और ये एक क्लियर कट डिवीजन है लोगों का, जिसमें समय समय पर जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अच्छे लोगों ने स्टेप्स लिए हैं और फिर वो एक साइकिल की तरह हमेशा चलता रहा है। इसके अलावा इनके अंदर जैसे कि अगर हम अच्छे लोगों में डिवीजन करें तो वो उनके गुणों के आधार पर उनका डिवीजन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई ज्यादा बुद्धि प्रधान व्यक्ति होगा तो हम उनको इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई अगर ज्यादा भावना प्रधान होगा तो हम उसको सेवक की कैटेगरी में रख सकते हैं। और पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उन सब में किसी ना किसी तरीके का डिवीजन रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है उसमें मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, ये हमने 4 कैटेगरीज देखी, जिसमें हम जिनको ब्राह्मण कहते हैं, राजपूत कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र कहते हैं। तो ये हमारे जो हिंदू जो हमारी सभ्यता थी उसमें इस तरीके का डिवीजन हमने देखा। बाकी जो सभ्यताएं हैं जैसे कि हिंदू के साथ एक ज्यूइश जो सभ्यता थी उसके बारे में तो हम कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद जितने संप्रदाय आए वो तो उन्हीं के अंदर के क्लासेस थे। तो उनमें अगर हम बोलेंगे कि क्रिश्चियंस में ऐसा डिवीजन तो नहीं मिलता है, या अगर हम बोलेंगे मुस्लिमों में ऐसा डिवीजन नहीं मिलता है, वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती है, तो उसका ये रीजन है कि वो तो ऑलरेडी इन सब में से निकले हुए क्लास हैं जो किसी एक गुण को मानते थे। तो इसलिए इनमें एक ऐसा डिवीजन नहीं मिलता है। और इस जो डिवीजन को हिंदू सभ्यता में सबसे बड़ी कमी बताई गई है वो इसलिए थी क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग सभ्यता थी जिसमें नेचुरली ये डिविजन्स बने थे। और जो बाकी जो उनके बाद जो संप्रदाय आए उसमें ये बोला जाता है कि ये अच्छाइयां हैं, तो ये एक्चुअली अच्छाइयां नहीं है, वो तो खुद ही एक रिजल्ट है डिवीजन का। लेकिन जो ज्यूस जो सभ्यता है उसमें भी इस तरीके के डिविजन्स कहीं कहीं पर पाए गए हैं, जैसे जिनको फैक्शंस कहा जाता था, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जिसमें जो रक्षक होते थे उनमें उसका कोई दूसरा वॉरियर्स नाम होता था। तो इस तरीके के डिविजन्स अलग अलग सभ्यताओं में पाए गए हैं। लेकिन अब चूंकि वो इतना पुराना हो चुका है और हम उससे इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं है, तो हम अपनी वर्ण व्यवस्था पर तो हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे जो समाज में हमेशा कोई ना कोई डिवीजन रहा ही है और जो रहेगा भी, क्योंकि ये गुण प्रधान है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे गुणों के आधार पर जो हमारे हिंदू व्यवस्था में जो 4 वर्ग बांटे गए, उनके अंदर भी उनके कुछ उपवर्ग रहे। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है उसमें उसके एजुकेशन के लेवल के बेसिस पर कि कितने वो वेद जानते हैं या कितने वेद पढ़े हैं, उस हिसाब से उनको त्रिवेदी, द्विवेदी इस तरीके का डिवीजन किया गया। तो वर्गों के अंदर भी वर्ग बनाए गए। जैसे कि अगर कोई वैश्य है तो उसके अंदर भी वर्ग बनाए गए कि कोई लोहे का काम करेगा तो लोहार होगा, कोई सोने का काम करेगा सुनार होगा। तो ये इस तरीके से पहले हमने गुण के हिसाब से बांट दी और फिर उसको उनके और कैपेबिलिटी के हिसाब से बोल लीजिए या उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बोल दीजिए, और नीचे की कास्ट बनी। तो इस तरीके के जो डिविजन्स थे ये जन्म के आधार पर नहीं थे,
ये डिविजन्स होते थे उनके गुण के, उनके ऑक्यूपेशन के, उनके कैपेबिलिटीज के आधार पर। जब भी कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो ऑलरेडी किसी वर्ण से बिलोंग नहीं करेगा। वो समय समय पर अपने आप को प्रूव करते हुए, अलग अलग परीक्षाओं से गुजरते हुए वो एक किसी ना किसी वर्ण में डाला जाएगा। उसको अगर हम आज के संदर्भ में समझना चाहें तो जैसे कि अभी भी हमारा जो एजुकेशन है उसमें आप देखेंगे कि 10th तक हम लोग सभी लोगों को एक कॉमन एजुकेशन दी जाती है। अब उसको चेंज करके 8th तक कॉमन एजुकेशन कर दिए हैं कि सबको एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। 8th के बाद फिर आपको स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करने का वो होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या 10th के बाद चूज करते हैं। उसमें कुछ लोग जो साइंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो साइंस लेते हैं, कुछ कॉमर्स की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके का अभी भी होता है। समय समय पर लोग एग्जाम्स में अपीयर करते हैं और फिर उस हिसाब से अपना अपना ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। अब आप देखिए कि आज अगर हम अपने समाज को बांटने जाएंगे वर्गों में तो शायद वो ऐसे बटेंगे कि कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ बिजनेस पीपल होंगे, कोई हो सकता है कि क्लेरिकल जॉब्स करते हो, कोई ऑफिस वर्कर्स होंगे, कोई कंप्यूटर साइंस में होंगे। तो अलग अलग डिविजन्स जो हैं वो उनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, गुणों के आधार पर अभी भी बंटते हैं। अब इनमें भी अगर आप डॉक्टर्स के अंदर भी देखेंगे तो कोई डॉक्टर होंगे जो सिर्फ एक जनरल एजुकेशन लिए होंगे, कुछ होंगे जो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ हो सकता है कि डेंटिस्ट हो। तो इनमें भी अलग अलग क्लासेस हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये क्लासेस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो अब क्या वर्ग निर्माण एक समस्या है? तो जैसे मैंने बोला कि वर्ग तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन जब इन वर्गों को इस आधार पर ना बनाकर दूसरे आधारों पर बनाया जाता है, जैसे कि 8 ऐसे आधार हैं जो फेवरेट होते हैं ऐसे लोगों के जो इन वर्गों को लड़ाना चाहते हैं। तो वो जो 8 आधार हैं उसमें आपको दिखेगा कि या तो वो आपको आपके धर्म के नाम पर यानी संप्रदाय के नाम पर, या आपकी जाति के नाम पर, या आपकी भाषा के नाम पर, या किस रीजन से बिलोंग करते हैं उसके नाम पर, या फिर आप स्त्री हैं पुरुष हैं उसके नाम पर। ये एक ही परिवार में आप देखेंगे तो बूढ़े और जो युवा हैं उनके बीच में गैप, उनके लिए अलग अलग नियम कानून। उसके बाद आपका जो श्रमजीवी हैं और जो अमीर गरीब हो गए उनके नाम पर, और किसान हो गए, मजदूर हो गए, बिजनेस पीपल हो गए। इस तरीके से इन आधारों को यूज करके वर्गों को उनके मन में ये डाला जाता है कि क्यों वो एक दूसरे से इतने अलग है। जबकि अगर हम समझें कि दो जो लोग व्यक्ति अगर एक दूसरे से अलग हैं तो वो सिर्फ एक ही आधार पर हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके अलावा दो लोगों में डिफरेंशिएट करने की और कोई जरूरत है नहीं। लेकिन ये जो राजनेता हैं वो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं इनको लोगों के मन में डालते हैं ये बताने के लिए कि आप इनसे क्यों इतने अलग हैं, और फिर उसमें भी एक को ये फील कराना कि आप इंफीरियर हैं और दूसरे को ये फील कराना कि आप सुपीरियर हैं। जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी आप समझ सकते हैं कि हम हर दिन इन चीजों की लड़ाई सुनते हैं। अगर हम नॉर्मली जो वर्गों को देखें कि क्यों हमारे समाज में इस तरीके के डिफरेंसेस क्रिएटेड थे वर्गों के बीच में, तो वो सिर्फ एक सिस्टम बनाने का तरीका था ताकि लोग आसानी से सरवाइव कर पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप समझे कि साइंटिस्ट को हम एक्सपेक्ट करें कि एक सेवक के साथ वो समझ पाएगा, एक दूसरे को वो समझ पाएंगे, तो काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए वो एक दूसरे के साथ वैसे ही घूमते फिरते हैं, उन्हीं अपनी ही कैटेगरी के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो वो उस तरीके के सिस्टम इस तरीके से बनाए गए थे ताकि आसानी से जो है समाज चल पाए। लेकिन उसको मोल्ड करके सबसे पहले तो जो प्रिविलेज्ड जो लोग थे, जैसे कि जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको ये समझ आया कि अगर हम इसको बर्थ के बेसिस पर नहीं करेंगे तो
धीरे से जो ये प्रिविलेज है इनके हाथ से चला जाएगा। मान लीजिए उनकी एक पीढ़ी जो है, जो बुद्धिजीवी है, उसकी एक पीढ़ी है, उसको समझ आ रहा है कि अभी तो हमारे यहाँ सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अगले बार जो हमारी पीढ़ी आएगी हो सकता है वो इतने इंटेलिजेंट ना हो, तो ये जो प्रिविलेज है उनके हाथ से चला ना जाए, इसलिए पूरी मेहनत करके इसको बर्थ के बेसिस पर किया गया। जो हमारी जो सभ्यता थी, इसकी एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे अंदर आई वो ये थी कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, इसको हमने ये धीरे धीरे ये बर्थ के बेसिस पर हो गई। लेकिन अगर हम ये समझें कि क्या वर्ण एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णों का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर कोई स्पेशलाइज नहीं करेगा। आज मान लीजिए कि सारे जो लोग हैं वो एक ही तरीके के हो जाएं, तो राजनेता कौन बनेगा, रक्षक कौन बनेगा? वो अगर सारे लोग मान लीजिए कि एक बिजनेस मेंटालिटी के हो जाएं, तो सारे लोग अगर पैसा कमाने में लग जाएंगे तो समाज को फिर सही गलत का जो फर्क है वो कौन बताएगा? तो इस तरीके के क्लासेस का एग्जिस्ट करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो समस्या है वर्ग निर्माण की, उसमें सब लोग, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो सभी लोग पूरी तेजी से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से किसी भी नए वर्ग का अगर दिख जाए थोड़ा सा भी, जैसे अभी मैं लेटेस्ट जो ऑब्जर्व कर रही हूँ कि डॉक्टरों को बहुत ज्यादा ऐसा फील कराया जा रहा है बोल बोलकर कि आपके साथ कितना गलत होता है, आप इतना कुछ करते हैं दुनिया के लिए। वैसे ही आर्मी वालों के लिए मैं सुनती हूँ कि उनको एकदम ऐसा फील कराते हैं कि आपको कितनी ज्यादा आपके साथ गलत हो रहा है या आपको कितनी इज्जत की जरूरत है। वैसे ही किसानों के साथ हम सुनते हैं कि किसानों को जबरदस्ती ये चीज समझाई जाती है कि आप जो है अन्नदाता हैं, आप इतने महान हैं। ये सारी चीजें करके हम उनको और ज्यादा फंसा देते हैं, उनको और ज्यादा हम ऐसा बर्डन डाल देते हैं उनको एक सर्टेन तरीके से बिहेव करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए की जाती हैं ताकि उनको उनके मन में हमेशा रहे कि हम एक वर्ग के हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं समाज के लिए, हमारे लिए समाज कम कर रहा है। और फिर ये गैप धीरे धीरे इसी तरीके से प्रमोट होते होते एक दिन वर्ग बनता है और फिर इन वर्ग में फूट डाली जाती है। और ये सारा कुछ किया जाता है सिर्फ किसी एक वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए। जो राजनेता होते हैं या जो इनके लीडर्स होते हैं, मान लीजिए कोई एक वर्ग है, उनका कोई लीडर है, तो क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं पर भी किसी के ऊपर भी ये फील होना चाहिए कि वो पावरफुल है, मतलब एक ग्रुप हो उसके ऊपर हम उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, तो उनको इसी चीज में आनंद आता है। अब ये लोग जो हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके पीछे पीछे चलने वाले, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, जिससे उनको ये फीलिंग आती रहे कि हाँ मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हूँ। तो वो इस तरीके के ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, हर टाइम एक जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके के, जैसे आप हमेशा सुनते होंगे जो ये लेफ्ट विंग की थ्योरी वाले जो लोग हैं, वो हमेशा इस तरीके के मुद्दे उठाते रहेंगे कि अभी जैसे मेरे को एक जो चीज बहुत ज्यादा मैं नोटिस कर रही थी, जो अभी लक्षद्वीप में कुछ चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट्स हुए थे उनके कानून में, तो उसमें 3 अमेंडमेंट्स हुए थे। एक बीफ बैन हुआ था, दूसरा अगर कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा लगता है कि आपराधिक कोई काम करने वाला है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और एक था कि अगर आपके 2 बच्चों से अगर ज्यादा हैं तो आप किसी सरकारी नौकरी में आप जगह नहीं पा सकते। तो ये 3 जो अमेंडमेंट्स हुए थे, इनको कुछ ग्रुप्स ने इसका नाम दिया गुंडा एक्ट, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि लक्षद्वीप में ज्यादा मुस्लिम्स हैं तो 2 बच्चों के ऊपर बैन लगाना या बीफ पे बैन लगाना ये कितना गलत है वहां की जो मेजॉरिटी है उसके लिए। और वो ये दिखाना चाहते थे कि कितना गलत हो रहा है मुस्लिमों के खिलाफ। लेकिन अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो ये जितने तीनों कानून हैं ये पूरे देश में ऑलमोस्ट हर स्टेट में पहले से लगे हुए हैं।
हो सकता है कि दो तीन ऐसे प्रदेश हो जिसमें ऐसा ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट हर प्रदेश में, मतलब 80% प्रदेशों में तो ये कानून, और आज से नहीं, किसी में 95 से, किसी में 60 से भी है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं हुई। जैसे ही लक्षद्वीप, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसमें ये कानून आया तो उसमें तुरंत हल्ला होने लग गया कि ये गुंडा एक्ट है। तो ये करने वाले, जो लोगों के बीच में डिवीजन, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, ये करने वाले जो लोग हैं बहुत तर्क के साथ इन बातों को रखते हैं कि कितना गलत हो रहा है कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट, और इसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल को प्रमोट करना। अब इसमें जो कम्युनिज्म की थ्योरी है, उसमें ये बात क्लियर लिखी हुई है कि हम इसी पर थ्राइव करते हैं, हमारा काम ही यही है कि हम क्लास स्ट्रगल को प्रमोट करेंगे और हम इसी से जिंदा हैं। कम्युनिज्म साफ साफ ये बात बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट ही इस काम करते हैं, बाकी जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो सभी ये काम करते हैं अपने वोट्स के लिए। अब इसमें एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है वो है आरक्षण। आरक्षण को जो लोग समझाते हैं वो है कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देना आरक्षण है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि दो लोग हैं, दोनों पढ़ाई में जो है, एक ठीक है, एक थोड़ा कमजोर है। अब जो ठीक है उसको एग्जाम को पास ना कर पाए, उसको उस चीज से रोकने के लिए अगर दूसरे को चीटिंग करने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या ये सही होगा? ये इसी तरीके से है कि आरक्षण में हम एक को सुविधा देते हैं, ये समझने से ज्यादा हमें ये समझना जरूरी है कि जिससे हम छीन रहे हैं उसका अधिकार, ये उतना गलत है कि ये एक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हम किसी से उसके अधिकारों को छीन रहे हैं, ना कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक सुविधा नहीं है। आप जब किसी को स्पेशल अधिकार देते हैं तो वो सुविधा नहीं होती है। आप सुविधा दीजिए ना, अगर आपको लगता है कि कोई किसी को सुविधा की कमी है तो आप उसको सुविधा दे सकते हैं, समाज उसको सुविधा दे सकता है। लेकिन आप उसको सुविधा नहीं दे रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप उसको स्पेशल राइट्स देते हैं कि तुम अगर इतने नंबर भी ले आओगे तो तुमको जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सुविधा देना तो नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे स्पेशल राइट्स देना हुआ। वैसे ही महिलाओं के साथ भी किया गया, उनको हर जगह पर स्पेशल राइट्स दिए गए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मौका नहीं दिया गया। यही गड़बड़ है कि हम, या जैसे कश्मीर के साथ हुआ, हमने उनको स्पेशल राइट दिया, ना कि उनके लिए चीजों को आसान किया। तो ये जो इसमें क्या होता है कि इसमें कभी भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, जो प्रॉब्लम है वो हमेशा एग्जिस्टिंग रहेगी। लेकिन आप ऐसा शो करेंगे कि हम जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यही है आरक्षण। इससे कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि आरक्षण एक सामाजिक प्रॉब्लम के लिए लाया गया था। अब सामाजिक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने की कोशिश की लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। आप सामाजिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देंगे? आज भी समाज में जो मानसिकता है वो वैसी ही रह जाएगी, आरक्षण से तो वो कभी सॉल्व होगी नहीं। जब दो लोग एग्जाम में कभी अलग थे ही नहीं, मान लीजिए अगर दो लोग अपीयर करते और एक जो है शेड्यूल्ड कास्ट का होता और एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी का होता, तो वो दो तो कभी उस एग्जाम में अलग थे ही नहीं। ऐसा तो था नहीं कि उन दोनों के लिए अलग अलग परीक्षा ली जा रही थी। तो जब अलग थे ही नहीं तो उनको समान बनाए क्यों? जिस चीज को समान बनाने की कोशिश की जा रही थी वो था सामाजिक जो वातावरण था, और सामाजिक वातावरण को आप लीगल उससे कभी ठीक नहीं कर सकते। आपको उसके लिए तो समाज में ही बदलाव करना पड़ेगा। इससे लगा कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोगों को लगा, जो बना रहे थे उनको तो पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बस अपने पास वो जो आरक्षण का जो बेनिफिट था अपने और अपने परिवारों के पास, उसको रखना चाहते थे। सिर्फ वो बुद्धिजीवियों के लिए उस चीज को लाया गया था। आज कहाँ पर श्रमजीवियों को आरक्षण मिलता है? श्रमजीवियों को जबकि ज्यादा जरूरत है, अगर उनके स्ट्रगल को देखें तो उनको ज्यादा जरूरत है, लेकिन श्रमजीवियों को तो कहीं पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। वही परिवार के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, जो IAS ऑफिसर्स बन गए, उन्हीं परिवार के लोगों को फिर से आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण से किसका फायदा हो रहा है, वो कितना परसेंट है उसको समझना बहुत मुश्किल है कि कितने परसेंट लोगों का एक्चुअली फायदा हो रहा है।
लेकिन कितने % लोगों का नुकसान हो रहा है वो चीज क्लियर है, क्योंकि आप सीधा सीधा किसी से किसी का अधिकार छीन के और दूसरे को दे रहे हैं। तो आरक्षण बिल्कुल गलत है, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आज आरक्षण को हटाने की नौबत आती है तो क्या होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो उस पर एक डिस्कशन करना पड़ेगा कि आरक्षण को फेज वाइज हटाना चाहिए या किस तरीके से हटाना चाहिए, या उसको किस तरीके से आरक्षण देना चाहिए, उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन आरक्षण किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने दो बातें रखी, एक जो वर्ग का निर्माण, जो क्लास स्ट्रगल को प्रमोट करना, पहले क्लास बनाना और फिर उसको प्रमोट करना, और दूसरा आरक्षण देकर जो समान है उसको असमान बनाने की जो कोशिश है वो, ये दोनों चीजों पर मैंने आज चर्चा की।